तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है फ्री वाका, जो कि हाल में ही रिलीज हुई है। तो इस फिल्म की शुरुआत में ही हमें 1973 में पैक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी शादी हो रही है, जबकि बाहर हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्होंने अजीब बोरे से बने हुए मास्क पहने थे और इनके पास एक गोट भी थी और ये पूरा ग्रुप कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ दोबारा हम पैक को देखते हैं जिसकी तबीयत शादी में ही बिगड़ जाती है और जब वो वॉमिट करने के लिए बाहर जाती है तो उसे उस ग्रुप की गोट दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। जिसके काफी देर बाद पैक का हस्बैंड जब उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आता है तो पैक को गायब पाकर वो पैनिक हो जाता है। उसे मिलती है बस पैक की एक रिंग। उसके बाद वक्त गुजरता है और प्रेजेंट टाइम में हम एक औरत को देखते हैं जो नाचते गाते हुए खुशी खुशी अपने आप को फांसी से लटका देती है। ना तो उसे कोई पूछता है और ना ही कोई उसकी खबर लेता है। काफी दिनों बाद तक जो बॉडी है वो रस्सी पर लटक रही थी और डिकम्पोज होने लगी थी। रस्सी टूटकर नीचे गिर जाती है तो स्मेल से यहाँ के लोगों को उसके मरने का पता चलता है और सर्विस बॉयज आकर उसे ले जाते हैं। अब इस औरत की मौत के बारे में इसकी बेटी शू को बताया गया, जो अपनी मॉम की मौत को सुनकर बहुत ही ज्यादा हिल गई थी और वो अपनी वाइफ मिला को लेकर उनके अपार्टमेंट में रहने आ गई। घर के अंदर चेस की पिक्चर और क्रॉस को देखकर शू बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है। उसकी हालत खराब होने लगती है जिसे मिला संभालती है। जिसके बाद शू घर पे नहीं रुकती और बाहर आकर सिगरेट पीने लग जाती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि यह उसकी नर्सिंग होम कंपनी का एक मैसेज था जो उसे ओल्ड लेडी के घर भेजना चाह रहे थे जिनको भूलने की बीमारी के साथ साथ कई और बीमारियां थीं। अगले दिन शू उस घर के लिए निकल जाती है और बस स्टॉप पर पहुंचने पर शू ड्राइवर से ही इस एड्रेस के बारे में पूछती है, पर ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता था। तो वो अपने बगल आदमी से हेल्प मांगती है और वो बूढ़ा आदमी उसे वार्न करता है कि यहाँ पे मत जाओ। शू का इरादा पक्का देखकर उसने आखिरकार उस औरत का एड्रेस उसे बता ही दिया। अब घर के करीब आने पर उसे एक बच्चा दिखता है जिसके पास एक छोटी सी गोट थी और वो शू को बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहा था, इसीलिए शू को वो अजीब भी लगा। खैर, अब वो दरवाजा नॉक करती है तो बूढ़ी लेडी दरवाजा खोलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ आते ही उसका यूरिन बाहर आ जाता है और वो लेडी वहां से भागकर छुप जाती है। और ऐसे में लगता है कि वो जो लेडी थी वो शू से शर्मा गई थी। अब शू तो ये समझ गई थी कि इस लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब है। मजबूरन उसे शीशा तोड़कर लॉक खोलना पड़ा। उसने नोटिस किया कि ये लेडी शू से छुपने की कोशिश कर रही है। ओल्ड लेडी को ढूंढते हुए उसे एक अजीब रेड कलर का दरवाजा नजर आता है जिस पर घोड़े की नाल लटकी हुई थी। शू उसे देखती रह गई। उसके जहन में यही चीज चल रही थी कि घोड़े की नाल कहीं से भी निगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है और अभी वह चीज सोच रही थी तो उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजर गया। उसने देखा कि वही लेडी जो ओल्ड लेडी थी वो इस तरह तेजी से गुजरने की वजह से उन्होंने जो बीन्स के जो पीस थे वो गिरा दिए। तब शू बिना उन्हें कुछ कहे ये बीन्स साफ करने लग गई। तो उस औरत ने उससे पूछा, क्या तुम ये सब करने आई हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं आपकी केयर टेकर हूँ। इन दोनों के दरमियान में नॉर्मल बातें शुरू हो जाती हैं और ये लेडी अपना नाम पैक बताती है और इस लेडी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जो अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। अब वो यहाँ तक कैसे आई वो आपको लास्ट में पता चलेगा। अब शू उसे नहलाने की बात करती है तो पैक उसे अपने जिस्म पे हाथ लगाने के लिए नहीं देती है और वो उससे बस छोटे मोटे काम करवाती है और नहाती वो खुद है। कपड़े चेंज करते हुए शू ने उसके कमर पे देखा जहाँ पे रूट्स जैसा एक पैटर्न बना हुआ था। शो पैक से कहती है कि मुझे एक कॉल भी करनी है और उसके बाद सोना है। पैक ने सामने फोन की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा जहां दिल चाहे तुम सो सकती हो। अब शो ने सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल की, लेकिन ये कॉल मिली नहीं तो वो फोन रखकर मुड़ने ही वाली थी कि उसे नर्सिंग होम से कॉल आ गई जो उसे पैक की कंडीशन की डिटेल्स बता रही थी। इतनी देर में उसके पीछे से पैक ने आकर उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। शो ने जवाब दिया कि नर्सिंग होम में। तो पैक ने एक अजीब सा सवाल किया, क्या तुमने कंफर्म किया कि वो नर्सिंग होम से ही था?
शू हैरान होते हुए बस हाँ में हाँ सर हिलाती है और इसके बाद वो पैक को लेकर उसके रूम में जाती है ताकि वो उसे सुला दे। और यहाँ पर वो पैक की फैमिली की पिक्चर देखती है और उसके हस्बैंड की भी। अब वो पैक से पूछती है कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ था। पैक ने कहा कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी, अपनी जान ले ली। और इन दोनों ने बातें करते हुए यहाँ पर काफी सारा टाइम गुजार दिया, जिसके बाद शू दोबारा मिला से यानी कि अपनी वाइफ से कॉल करने के लिए गई हुई थी। अब काफी देर सिग्नल मिलने के बाद सिर्फ 2 ही मिनट वो उससे बात कर पाई और उसने मिला को कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगी। यहाँ पर खड़ी होकर शू अपनी वाइफ से बात कर रही थी। उस जगह पर उसे एक अजीब सा बड़ा सा पेड़ लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके ऊपर बहुत सारी कैंडल्स जल रही थी और ऊपर बहुत सारे कपड़े लटक रहे थे। इन ट्रीज को वहां लगाया जाता है जहां पर निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती थी और इन ट्रीज के ऊपर बीमार लोगों के कपड़े बांधे जाते थे। लोगों का मानना था जैसे ये ट्री निगेटिविटी को अपने अंदर लेता है, वैसे ही लोगों की बीमारियों को भी अपने अंदर लेकर उन्हें ठीक कर देता है। यहाँ पर एक अजीब चीज होती ये है कि शो को अपने पीछे अपनी मॉम के होने का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं था। खैर अब वो घर के अंदर जाती है और सबसे पहले उस रेड गेट के पास जाती है और उसका लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उससे नहीं खुलता तो वो चुपचाप नहाने के लिए चली जाती है। और नहाते हुए से फील होता है कि कोई उसके कान में विस्पर कर रहा था, आहिस्ता से बोल रहा था, लेकिन वॉशरूम में कोई नहीं था और ना ही कोई वॉशरूम के बाहर था। एकदम से उसे दोबारा वही आवाज आती है तो उसे लगता है कि वो पैग के रूम से आ रही है, लेकिन पैग तो अपने रूम में सो रही थी और वो भी यही खड़ी हुई थी कि पैग को अजीब पैनिक अटैक आने लगे थे। अब शो उसे मेडिसिन देकर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर वो नोटिस करती कि पैग नींद में भी प्रॉपर बोल रही थी। वो बता रही थी कि उन लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है, वो म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर आते हैं। शो ने पूछा कौन लोग, तो उसने कहा कि इस घर के नीचे कुछ लोग रहते हैं। शो ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पैग बीमार थी और उसे इल्यूजन आया करते थे। शो को लगता है कि शायद यह पैग की कोई सोच है। अगले दिन शो घर के लिए ग्रोसरीज लेने जाती है और वहाँ के लोग पैग के बारे में उससे पूछते भी हैं और वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं और ये चीज शो को पसंद नहीं आती। लोकल्स ने बताया था कि पैग किसी के साथ भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। वापस आते हुए शो को एक लड़की कंपनी देती है जिसने उसे बताया कि पैग जो थी वो काफी साल मेंटल असाइलम में रहकर आई है। रात होने पर दोबारा शो उसी रेड रूम में जाने का फैसला करती है और इस मर्तबा वो दरवाजा खुल भी जाता है। अंदर जाने पर वो मास्क पहने अजीब से लोगों को देखती है और साथ ही उसे बाथ टब में अपनी मरी हुई मॉम भी नजर आती है। शो जल्दी से उनके करीब जाकर अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और तभी उसकी मॉम की आंखें खुल जाती हैं। शो डर से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि मिला यानी कि उसकी वाइफ यहाँ उसे देखकर हंस रही थी और तभी उसकी आंख खुल गई और हमें पता चलता है कि ये सब उसका बस एक डरावना ख्वाब था। ख्वाब से उठने के बाद वो पैग को चेक करने के लिए जाती है जो आराम से सो रही थी, लेकिन शू के कमरे में आते ही वो अजीबोगरीब बातें बोलने लगी कि अगर शू ने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो पैग के साथ साथ शू को भी ले जाएंगे। शू ने बीमारी की वजह से इस बार भी पैग की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पैग ने बताया नहीं कि वो एक कर्ट के लोग हैं, वो तुम्हें ले जाएंगे और वो मुझे भी ले गए थे। वो अपनी शादी के दिन की बात बताती है जब वो गायब हो गई थी। असल में पैग को उस कल्ट के मेंबर ही शादी वाले दिन गायब करके ले गए थे और जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चली तो उसके हस्बैंड ने इस कल्ट के लोगों से डील करने की कोशिश की। पैग ने बताया कि जब मेरे हस्बैंड ने डील कर ली तो इस कल्ट के लोगों ने मेरी कमर पर कुछ अजीबोगरीब निशान बना दिए। अब शू को लगता था कि ये निशान उसके हस्बैंड ने टॉर्चर में बनाए हैं, लेकिन पैग ने बताया कि वो एक अच्छे पति थे। पैग ने पूछा क्या तुम्हें पनिशमेंट के बारे में पता है, तो शू ने यहाँ अपने हाथ दिखाए और बताया कि मेरी मॉम मुझे प्रेयर करने के लिए बहुत टॉर्चर करती थी और अगर मैं कुछ भी गलत करती थी तो मुझे जला देती थी। पैग पूछती है अब तुम्हारी मॉम कहाँ है, तो वह बताती है कि उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी। अब शू के गम को फील करते हुए पैग उसे अपने साथ सोने को कहती है। सुबह होने पर अब शू को सारी बातों का पता लगाना था कि आखिर उस बेसमेंट में था क्या। उसने बेसमेंट की
चाबी तोड़कर उस रेड डोर को खोल दिया। नीचे गई तो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, एक स्टोर रूम था जहाँ पे एक एल्बम मिला जो पैक की शादी का था। उसमें पैक के साथ पैक के हस्बैंड भी थे और इसी एल्बम में बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग भी मिले थे जिसमें साफ साफ लिखा था कि पैक अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी और जब वह वापस लौटी तो फौरन ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। लोगों का मानना था कि उसके हस्बैंड की जान पैक ने खुद ली होगी और इसीलिए उसे मेंटल असाइलम भी काफ़ी साल रहना पड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए अचानक स्टोर रूम की लाइट फ्लिकर होने लगती है और वो जब डर कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसके सामने का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे अपने पीछे अपने मॉम की प्रेजेंस फिर से फील होती है। डर के वो चिल्लाने लगती है और साथ ही साथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी करती है और आखिर में वो दरवाज़ा खुल ही जाता है और वो बाहर आती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस घर में वही बच्चा आया था जिसे शू ने पहले देखा था अपनी गोट के साथ। वो लड़का शू से पूछता है, क्या मेरी गोट को तुमने कहीं देखा है? शू उसे जवाब नहीं देती है और वो उदास होकर चला जाता है। अब आज ही उसके लिए एक पार्सल भी आया था जिसमें उसकी मॉम की कुछ चीज़ें थी जिन्हें देखकर वो पैनिक करने लगी क्योंकि उसकी मॉम के साथ उसका रिलेशन इतना अच्छा नहीं था कि उनकी चीज़ को देखकर वो इमोशनल होती। वो तो ट्रॉमेटाइज हो गई इस पार्सल में ही। अब वो वही कपड़ा था जो बार बार शू को अपने ख्वाब में दिखाई दे रहा था। अपनी मॉम की मौत के समय उन्होंने यही ड्रेस पहनी हुई थी। अब शू ने डर कर इन कपड़ों को जलाने की कोशिश की। इस पार्सल को भेजने की वजह से मिला और शू में लड़ाइयाँ भी हो गई और आज के इस हादसे की वजह से शू को लगने लगा था कि वो भी अब पैक की तरह एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेस की वजह से बीमार होती जा रही है। इसीलिए उसने स्टोर पे जाकर पैक की ही डिस्क्रिप्शन दिखाकर अपने लिए कुछ मेडिसिन ली ताकि उसकी मेंटल हालत ठीक रहे। जब वो घर आई तो उसने देखा कि नर्सिंग सेंटर से कोई उसकी इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था और पैक उसे भगा रही थी क्योंकि वो लड़की पैक को अपने लिए खतरा लग रही थी। लेकिन शू ने उसे अंदर बुलाया और पैक दरवाज़ा नहीं खोल रही थी तो शू स्पेयर चाबी लेने के लिए गई और पीछे से हमने देखा कि वो लड़की वाकई में बहुत अजीब थी। वो दरवाजे के साथ चिपक कर उसे सूंघने लगी और जब तक शू ने यहाँ आकर दरवाज़ा खोला तो वो औरत गायब हो गई और इस चीज़ ने तो शू को भी हैरान कर दिया और परेशान कर दिया। अब तो शू को समझ में आ गया था कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। वो जल्दी से स्टोर रूम में जाती है और हिम्मत करते हुए पैक का वो एल्बम ले आती है जिसमें पैक की सारी स्टोरी थी। एक और अजीब चीज़ शो को यहाँ दिखाई देती है कि जहाँ पर इन न्यूज़पेपर्स की बहुत सारी कटिंग्स थी उन्हीं कटिंग्स के अंदर शो के मॉम की भी सुसाइड की भी न्यूज़ थी। अब ये देखकर शो सोचने लगी कि आखिर पैक और उसकी मॉम का क्या ताल्लुक था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि बेसमेंट का वो रेड दरवाज़ा बार बार खुलने बंद होने लगा था। डर कर वो उसे बार बार बंद कर रही थी पर अब यह दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था और इतनी ही देर में पैक भी उसके पीछे आ गई और उसने शू को कहा, मैं जान गई हूँ कि तुम नीचे बेसमेंट में गई हो। अब बेहतर यही होगा कि तुम कल के कल यहाँ से वापस चली जाओ। शू भी अब और यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वो घर जाने के लिए निकली तो ग्रोसरी स्टोर से पता चला कि पास तो बस नहीं आएगी इसीलिए मजबूरन उसे दोबारा पैक के घर पर आना पड़ा। अब पीछे पैक शू का वो पार्सल देख रही थी जो मिला ने उसके लिए भेजा था। उसके अंदर शू के मॉम की बहुत सी पिक्चर्स थी जिन्हें देखकर पैक हैरान हो गई और यहाँ पर रिवील हुआ कि असल में शू की मॉम पैक की बेटी थी। आसान लफ्ज़ों में कहे तो शू पैक की ग्रैंड डॉटर थी। ये जानकर पैक भी हैरान हुई। दूसरी तरफ शू जब जंगल के रास्ते से होते हुए पैक के घर पे आ रही थी तो उसे रास्ते में उस बच्चे की बकरी मिल गई। उसने सोचा कि वो उसे साथ ले जाती है पर इग्नोर करके वो घर आ गई और घर आते ही पैक ने सवाल किया, क्या तुम्हारी मॉम के दोनों पाँव खराब थे? वो हैरान होकर पूछती है, आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात आपको कभी नहीं बताई। तो पैक उसे बताती है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हारी ग्रैंड मॉम हूँ। तुम्हारी माँ मेरी बेटी थी। मैंने उसे सालों पहले ही अपने से दूर भेज दिया था। शू सवाल करती है, आपने ऐसा क्यों किया?
अब उसने यहाँ पे ये रिवील किया कि असल में मेरे हस्बैंड ने उन कल्ट के लोगों के साथ एक डील करी थी कि अगर वो मुझे ज़िंदा छोड़ देते तो जो भी हमारा पहला बेटा या बेटी पैदा होगा उसे हम कल्ट वालों को दे देंगे। लेकिन फिर मेरे अंदर इतना हौसला नहीं बना कि मैं कल्ट को अपनी बच्ची दे दूँ, इसीलिए मैंने उसे अपने से दूर किया और कल्ट का प्रॉमिस तोड़ दिया। अब कल्ट के लोग कोई आम नहीं थे, उनकी ताकतें और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। शो की मॉम के यहाँ बहुत दूर चले जाने के बावजूद भी कल्ट की नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर रही, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ही ले ली। अब शो को पहली मर्तबा पैग की इन बातों पे यकीन आ रहा था। वो पूछती है आखिर वो कल्ट कैसा है, तो पैग ने बताया कि वो एक डेमोनिक कल्ट है, शैतानी पूजा करने वालों का कल्ट है। इनकी बातों के दौरान हम इनके घर का दरवाज़ा नॉक होता देखते हैं और शो जब देखने जाती है तो यहाँ वही लेडी थी जो पहले भी इनके घर आकर गायब हुई थी। शो ने दरवाज़ा जब नहीं खोला तो वो लेडी अजीब से अंदाज में विस्पर करने लगी कि मैं तुम्हें काट दूंगी, मैं तुम्हें काट दूंगी। उसकी इस हरकत से शो को समझ आ गया था कि ये औरत भी उसी कल्ट की ही एक मेंबर है। घबराई हुई शो जब अंदर आई तो उसने जाकर देखा कि पैग यानी कि उसकी ग्रैंड मॉम अब उस बेसमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी और वहां जाकर वो गाना गाने लगी। शो ने पूछा आप ये क्या कर रही हो? पैग ने बताया कि मैं उन लोगों को बुला रही हूँ। कहते ही बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। शो ने इसे खोलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला और काफ़ी टाइम बाद वो दरवाज़ा खुला तो उसमें पैग ज़ख्मी हालत में बाहर निकली। तो वो ने शो को बताया कि मेरे वादा तोड़ने की वजह से अब वो तुम्हें लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान गंवाना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारी जगह मैंने अपना सेक्रीफाइस, अपनी बलि देने का फैसला किया। लेकिन उन लोगों ने मुझे अब एक्सेप्ट नहीं किया। वो अब तुम्हारी ही बलि चाहते हैं क्योंकि तुम मेरी वारिस हो और मेरे हस्बैंड की डील के मुताबिक मुझे मेरी बेटी या वारिस को ही उन कल्ट को देना होगा। शो बहुत ज़्यादा डर गई थी, पैनिक हो गई थी। पैग की हालत को देखते हुए वो फैसला करती है कि वो बाहर से किसी की मदद लेकर आएगी, लेकिन पूरा टाउन खाली था और जो लोग अपने घरों के अंदर भी थे उन्होंने अपने घरों और खिड़कियों को लॉक किया हुआ था क्योंकि आज कोई अजीब सा फेस्टिवल था। वहाँ पर इतनी ही देर में शो को अपने पीछे एक अजीब सा मास्क पहना हुआ डरावना आदमी दिखाई देता है जो ड्रम बजा रहा था और उसके साथ दो अजीब से होलिये वाले और लोग भी थे। ये दोनों लाल कलर के घट्टों में थे। कुछ ही देर में यहाँ पर वो बोरे का मास्क पहने हुए बहुत से कल्ट के लोग भी आ जाते हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जब पैग की शादी हो रही थी। अब इन्हें देखकर शो का डर इतना बढ़ जाता है कि वो अपने घर वापस चली जाती है। उस कल्ट के लोग अब इनके दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से इनका दरवाज़ा भी नॉक करने लगे थे। डरी हुई शो को अब सामने शीशे में जीसस क्राइस्ट की पिक्चर नज़र आने लगती है और साथ ही वह छोटा सा रेड क्रॉस भी, जिसे देखकर उसे अपने पास के ड्रामा याद आने लगते। फ़ौरन उसे अपनी मरी हुई मॉम दिखाई देती है और जैसे उसका दिमाग इन चीज़ों में खो जाता है वो चाकू उठाती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही पीछे से पैग एक चाकू उठाकर अपने आप को स्टैब कर लेती है, इसीलिए ताकि शू की जान बच जाए। उसकी इस हरकत से शू को होश आ गया था और अब वो बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ चल बसी थी। दरवाज़ा अभी भी नॉक हो रहा था और उसे बाहर से अपनी वाइफ मिला की आवाज़ें आ रही थी। उसे लगा कि कल्ट के लोग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब वो सारी आवाज़ें बंद हो गई तो घंटों बाद उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी वाइफ की रिंग उसके सीढ़ियों पे थी, यानी कि सच में उसकी वाइफ यहाँ आई थी और उसकी रिंग यहाँ पर देखकर वो समझ गई थी कि ज़रूर ये लोग उसकी वाइफ मिला को यहाँ से ले गए। जब वो कल्ट के लोग किसी लेडी को यहाँ से लेकर जाते हैं तो उसकी रिंग यहीं पे छोड़ जाते हैं। अब वो हार नहीं मान सकती थी अपनी वाइफ के लिए उसने उस कल्ट के लोगों का सामना करने का फैसला किया। इस मर्तबा वो घर के अंदर गई और उसे एक वेडिंग ड्रेस दिखाई दी जिसे उसने पहन लिया और अपनी वेडिंग रिंग उतार दी। बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो आज बेसमेंट का हुलिया पतला ही हुआ था। वहाँ पर कोई स्टोर रूम नहीं था बल्कि एक
अलग ही दुनिया थी। यहाँ कोई दूसरी दुनिया ही लग रही थी। यहाँ के लोग उसके यहाँ आते ही पहले उसके सर पर क्राउन पहना देते हैं और फिर उसके सामने एक अजीब गोट की सींगों वाला आदमी आता है। ये वो डीमन था जिसने ये कल्ट की पूजा किया करते थे। अब इस डीमन को देखते ही शो की आंखों से खून बहने लगता है और अगले ही सीन में हम मिला को यानी कि शो की वाइफ को उस रेड डोर के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जो रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी वाइफ को वापस मांग रही थी। वो वापस मांग रही थी और वो ये कहती है कि वो शो के बदले में कुछ भी करने को तैयार है, जैसा कि शुरुआत में हुआ था। यहाँ पे जो पैक का पति जो मारा गया होगा वो इसीलिए मारा गया होगा क्योंकि उसने पैक को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था, यानी कि उसके हस्बैंड का सैक्रिफाइस हो गया था और उसके बाद से ही पैक पागल सी हो गई थी। अब सेम चीज़ यहाँ पर जो हुई होगी वह पैक की बेटी के साथ हो रही होगी, लेकिन जो पैक की बेटी थी उसके बाद में उसे शू पैदा हुई और सेम चीज़ उसके साथ भी होने वाली थी। तो यहाँ पे सेम चीज उसके साथ भी होने वाली थी, तो उसने शायद से खुद से ही उसको अलग कर दिया था, जैसे कि पैक ने यहाँ पर अपनी बेटी को अलग किया था। शायद से वह किसी को बचाना चाह रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो पाया और अब डेविल जो होगा वो अब मिला का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके बाद में शू वापस आ जाएगी और उसी भी लड़की या फिर लड़का पैदा होगा, जिसके साथ में ये सेम चीज़ होने वाली होगी। यानी कि ये एक लूप है, एक साइकिल है जो ऐसे ही चलती रहेगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।